आज हम पढ़ेंगे महाराणा सांगा। महाराणा संग्राम सिंह जो थे वो रायमल के पुत्र थे और महाराणा रायमल जो थे वह महाराणा कुंभा के पुत्र थे। रायमल के 13 कुंवर और 2 पुत्रियां थीं, जिनमें पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह तथा संग्राम सिंह विशेष उल्लेखनीय हैं। इन सभी राजकुमारों में पृथ्वीराज बड़ा योग्य और युद्ध विद्या में निपुण था तथा संग्राम सिंह भी महत्वाकांक्षी और साहसी था। सबसे पहले तो राज्य की प्राप्ति पृथ्वीराज के लिए संभव थी और उसके पश्चात जयमल तथा राज सिंह को राज्य का अधिकार मिल सकता था। इधर महाराणा रायमल का चाचा सारंग देव जो था वो भी अपने आप को राज्य का उत्तराधिकारी मानता था और वह भी चाहता था कि किसी न किसी तरह से इन कुंवरों को हटा दिया जाए ताकि राज्य उसे मिल जाए। शेमकत कर्ण का पुत्र सूरजमल तो रायमल को ही मेवाड़ का शासक स्वीकार करना आपत्तिजनक समझता था। ऐसी स्थिति में सांगा के लिए राज्य प्राप्त करने की आशा बहुत दूर की बात थी। कुंवरों में इनमें परस्पर विरोध भी हुआ था। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि एक दिन कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह अपनी अपनी जन्म पत्रियां लेकर एक ज्योतिषी के यहाँ पहुंचे। ज्योतिषी ने बताया कि संग्राम सिंह का राजयोग बड़ा ही बलिष्ठ है। पृथ्वीराज ने आवेश में आकर तलवार चलाई, जिससे संग्राम सिंह तो बच गया, परंतु उसकी एक आंख जो थी वो जाती रही। महाराजा रायमल का चाचा सारंग देव वहां आ पहुंचा। सारंग देव ने कहा कि ज्योतिषी के कथन पर विश्वास करके एक दूसरे से झगड़ा करना, मनमुटाव करना अच्छी बात नहीं है। इससे तो अच्छा होगा कि वे भीमल गांव की चारण जाति की पुजारिन से, जो चमत्कारिक मानी जाती है, इस संबंध का निर्णय करा लें। पुजारिन ने ज्योतिषी की भविष्यवाणी का समर्थन किया। उसने भी कहा कि सांगा ही राजा बनने के योग्य है, मतलब इस जन्म पत्र के आधार पर सांगा का राजयोग बड़ा ही बलिष्ठ है। इससे सुनते ही तीनों ने वहीं पे युद्ध आरंभ कर दिया। आपसी युद्ध में पृथ्वीराज, सारंग देव तथा संग्राम सिंह घायल हो गए। भागता हुआ संग्राम सिंह और पीछा करता हुआ जयमल सेवंतरी गांव पहुंचे, जहां राठौड़ बीदा ने संग्राम सिंह को शरण दी और स्वयं जयमल के साथ लड़ता हुआ मारा गया। संग्राम सिंह अजमेर पहुंचा, जहां करमचंद पवार ने उसे पनाह दी और वहीं पर कुछ समय अज्ञातवास में रहकर उसने अपनी शक्ति का संगठन किया। अब जो सांगा का राज्यरोहण कैसे हुआ वह भी एक विचित्र कहानी है, क्योंकि उनका राजयोग था तो उन्हीं को बनना था। कुंवर पृथ्वीराज की मृत्यु धोखे से विष की गोलियां निगलने से हो गई थी और कुंवर जयमल जो था वो सोलंकियों से युद्ध करता हुआ मारा गया। इस प्रकार जो सांगा के 2 बड़े भाई थे जो उससे पूर्व दावेदार थे वो अपने आप ही मारे गए और राज सिंह वैसे ही निकम्मा था जैसे कि मेवाड़ के सामंत अप्रसन्न थे। सारंग देव की हत्या पृथ्वीराज ने पहले ही कर दी थी। तो अब संग्राम सिंह के सारे विरोधी अपने आप ही समाप्त हो चुके थे और रायमल जो था उसके लिए संग्राम सिंह के अलावा कोई उत्तराधिकारी बचा ही नहीं था, तो इसलिए उसने संग्राम सिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। संभवतः जब रायमल मृत्युशय यहाँ पर था तो उसने सांगा को अजमेर बुलाया और मई 1509 में मेवाड़ के राज्य का स्वामी बनाया। अपनी सूझबूझ, कर्तव्यनिष्ठ और घटना चक्र के सहयोग से सांगा ने मेवाड़ नेतृत्व के स्वप्न को साकार किया। राणा सांगा भारतीय इतिहास में हिंदूपत के नाम से जाने जाते हैं। अब जब सांगा शासक बने तो उनके सामने प्रारंभिक कठिनाइयां आई, अनेक परेशानियां थी। महाराणा कुंभा जब तक थे वो बहुत ही महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक थे, तब तक मेवाड़ का साम्राज्य जो था वो सुदृढ़ था। रायमल के समय उसके बाद कुंभा के बाद उदा शासक बना, तो उदा के और रायमल के संघर्ष के दौरान राज्य की जो पड़ोसी राज्य थे वो अधिक शक्तिशाली हो गए थे, विरोधी उत्पन्न हो रहे थे और रायमल ने हालांकि साम्राज्य का विस्तार तो नहीं किया पर उसने उस साम्राज्य को प्राप्त किया जिसमें कुंभा का अधिकार था। तो जब सांगा जब शासक बन गया तो उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयां आई। मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार सांगा वैसे तो मेवाड़ का शासक बन गया, परंतु उसने पाया कि उसका राज्य चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ है। इस समय दिल्ली में लोधी वंश का सुल्तान सिकंदर लोधी, गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा और मालवा में नासिरुद्दीन राज्य करते थे। इस स्थिति को संतुलित करने के लिए महाराणा ने जो अपने हितैषी थे करमचंद पवार, जिन्होंने उनको संरक्षण दिया था, को रावत की पदवी देकर सम्मानित किया। उत्तर पूर्वी मेवाड़ के भूभाग में एक शक्तिशाली सामंत स्थापित कर सांगा ने अपनी सीमा की सुरक्षा कर ली। दक्षिण और पश्चिम मेवाड़ की सुरक्षा के लिए उसने सिरोही और बागड़ के शासकों को अपना मित्र बनाया और ईडर के राज्य सिंहासन पर अपने प्रशंसक रायमल को बिठाया। मारवाड़ का शासक भी उसका सहयोगी बन गया। फिर जब सांगा ने अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर ली तो उसके पश्चात उसने पड़ोसी
राष्ट्रों पे पड़ोसी राज्यों पर ध्यान देना शुरू किया। तो कुंभा का भी संघर्ष जिनसे हुआ था गुजरात और मालवा, उन्हीं से सांगा का भी संघर्ष हुआ। कारण तो महत्वाकांक्षा ही थी। गुजरात का शासक भी बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था और महाराणा सांगा तो जो था वो पुनः पूरे हिंदुस्तान पर ही हिंदू वंश की पुनः स्थापना चाहता था। गुजरात और मेवाड़ संघर्ष का अध्याय जो महाराणा कुंभा के समय शुरू हुआ था, उसकी समाप्ति भी नहीं हो पाई थी कि राणा सांगा ने के समय वो फिर से आरंभ हो गया। जब 1514 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर ने यह सुना कि राणा सांगा ने भारमल को ईडर से निकालकर वहाँ का राज्य रायमल को सौंप दिया है, तो उसने अहमदनगर के जागीरदार निजामुल मुल्क को उसकी सहायता करने को कहा। निजामुल मुल्क ने ईडर पर अधिकार कर रायमल को वहाँ से भगा दिया और भारमल को ईडर का सिंहासन सौंपा। सांगा ने अहमदनगर के जागीरदार निजामुल मुल्क को पदच्युत करने के लिए रायमल को एक बड़ी सेना देकर भेजा। निजामुल मुल्क जो था वो ईडर छोड़कर भाग गया। सुल्तान ने इस पराजय से क्षुब्ध होकर जहीरू मुल्क को ईडर के विरुद्ध भेजा, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। जब तीसरी बार मुबारिज उल मुल्क को भेजा गया तो उसने ईडर पर अधिकार करने में सफलता हासिल की। इस स्थिति में 1520 में स्वयं महाराणा को एक बड़ी सेना लेकर उधर प्रस्थान करना पड़ा। राजपूतों की विशाल सेना देखकर मुबारिज उल मुल्क भागकर अहमदनगर के किले में जा छिपा। महाराणा ने अहमदनगर को घेरा। महाराणा की सेना बड़नगर को लूटती हुई चित्तौड़ लौट आई। महाराणा की इस विजय से गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर बड़ा ही लज्जित हुआ। सोरठ का हाकिम मलिक अयाज भी उसके साथ हो गया। राणा की सेना में सलहदी तंवर और आसपास के राजपूत भी आ मिले। मलिक अयाज ने युद्ध में पराजित होने की संभावना से राणा से संधि कर ली, जिससे कि सुल्तान को लौटने के लिए विवश होना पड़ा। इस युद्ध के बारे में हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये युद्ध अनिश्चित था, क्योंकि हम जो राजपूत साहित्य उसमें पढ़ते हैं कि विजय महाराणा की हुई, जबकि मुस्लिम साहित्यकार ये लिखते हैं, इतिहासकार ये लिखते हैं कि गुजरात का सुल्तान विजित हुआ था। इस प्रकार गुजरात से उसका संघर्षपूर्ण स्थिति बनी रही। राणा सांगा और मालवा के संबंध भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। महमूद द्वितीय के समय मालवा की स्थिति अच्छी थी। सुल्तान एक प्रबल राजपूत सरदार मेदिनी राय के हाथ में था, जिसे मुसलमान अमीर नहीं चाहते थे। अंत में इन अमीरों ने गुजरात के सुल्तान की सहायता से मेदिनी राय को मांडू से भगा दिया। उसके पश्चात मालवा से गागरोन का युद्ध हुआ। सांगा का 1519 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय एवं मेवाड़ के महाराणा सांगा के बीच राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के कारण संबंध कटु थे। इसी बीच महाराणा सांगा ने मालवा से निष्कासित सरदार मेदिनी राय की सहायता कर उसे चंदेरी एवं गागरोन की जागीर प्रदान की। अतः महमूद खिलजी द्वितीय ने मेवाड़ के साथ युद्ध का अवसर समझकर 1519 में गागरोन पर आक्रमण कर दिया। मगर महाराणा सांगा का मेदिनी राय की सहायतार्थ आने से महमूद खिलजी जो था वो गागरोन के युद्ध में पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। महाराणा को रत्न जड़ित मुकुट और सोने की कमर पेंट उसने भेंट की। तत्पश्चात 6 महीने बाद उसके पुत्र को जमानत के रूप में रखकर उसे ससम्मान मुक्त कर दिया गया। तबकाते अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद ने राणा के इस उदार व्यवहार की प्रशंसा की है, पर शायद यह व्यवहार इस पर भी इतिहासकारों में मतभेद है। कई इतिहासकार मानते हैं कि राणा ने गलत किया, उसे सुल्तान को छोड़ना नहीं चाहिए था, पर कई इतिहासकार इस बात से भी सहमत है कि राणा को अगर वो मुसलमानों से सीधा संघर्ष हो जाता उसका, पर अगर उसने मालवा के सुल्तान को छोड़ दिया तो उसके कारण उसका एक मित्र बन गया और मालवा उसका पड़ोसी राज्य था, तो उससे मित्रता भी आवश्यकता थी। इसके पश्चात सांगा का जो संघर्ष था वो दिल्ली से हुआ। दिल्ली पर इस वक्त इब्राहिम लोदी का शासन था। महाराणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत को निर्बल पाकर उसके अधीनस्थ वाले मेवाड़ के निकटवर्ती भागों को अपने राज्य में मिलाना आरंभ कर दिया। परंतु जब दिल्ली के सल्तनत की बागडोर इब्राहिम लोदी के हाथ में आई तो उसने 1517 में एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं सांगा के बीच 2 युद्ध हुए, खातोली का युद्ध और बारी का युद्ध, जिसे धौलपुर का युद्ध भी कहते हैं। खातोली का युद्ध हुआ था 1517 में। मेवाड़ के महाराणा सांगा एवं दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की महत्वाकांक्षाओं के फलस्वरूप दोनों के मध्य 1517 में खातोली, जो पीपलदा तहसील कोटा में है, वहाँ पर युद्ध हुआ। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अमर काव्य वंशावली के अनुसार इस युद्ध में राणा सांगा ने लोदी के एक शहजादे को बंदी बना लिया था, जिसे कुछ दंड लेकर छोड़ा गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राजपूताना में ही नहीं
बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत में राणा सांगा की धाक जम गई और जो अब राजपूत शासक थे वो धीरे धीरे राणा के नेतृत्व में इकट्ठे होने लगे थे। दिल्ली जो भारत के शासन का प्रतीक थी कि सुल्तान को पराजित करने के बाद सांगा दिल्ली पर हिंदू सत्ता स्थापित करने के स्वप्न देखने लगे। उसके पश्चात दूसरा युद्ध हुआ बारी का युद्ध, जो हुआ 1518 में। दूसरे वर्ष सुल्तान ने मियाँ हुसैन फरमूली और मियाँ माखन के साथ महती सेना को राणा के विरुद्ध अपनी पहली पराजय का बदला लेने के लिए भेजा। फारसी तवारीखों में मियाँ हुसैन का इस अवसर पर राणा से मिल जाना और फिर मियाँ माखन के पत्र से सुल्तान की सेना का सहयोगी बनना आदि वर्णन है। इनमें इस युद्ध में राणा की हार का होने का भी उल्लेख है, परंतु बाबर ने धौलपुर की लड़ाई में राजपूतों की विजय का उल्लेख किया है और साथ ही साथ जो हिंदू साहित्यकार हैं उन्होंने भी राणा की ही विजय का उल्लेख किया है। महाराणा सांगा ने धौलपुर के पास बारी नामक स्थान पर 1518 में इब्राहिम लोदी के सेनानायकों को पराजित किया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप लोदी सुल्तान की शक्तिहीनता स्पष्ट हो गई और राणा सांगा की महत्वाकांक्षा को बल मिला। अब वो चाहते थे कि पूरे हिंदुस्तान पर हिंदू सम्राट वो बने, हिंदू सत्ता की स्थापना हो। इन विजयों से उत्तरी भारत का नेतृत्व भी राणा सांगा को प्राप्त हो गया। दिल्ली के शासक को परास्त करने से राजनीतिक दूरी मेवाड़ की ओर घूम गई और सभी शक्तियां देशी और विदेशी राणा सांगा की शक्ति को मान्यता देने लगी। मेवाड़ की शक्ति की चरम सीमा थी। लेकिन इसी बीच जो बाबर और राणा सांगा में संघर्ष हुआ उसने पूरे इतिहास को ही बदल दिया। एक तरफ उत्तर में राणा सांगा थे जिनकी महत्वाकांक्षा, जिनकी शक्ति बढ़ रही थी और उन्होंने दिल्ली के सुल्तान को भी 2 बार परास्त कर दिया था। दूसरी तरफ इसी समय भारत की राजनीति में बाबर का प्रवेश हुआ था और बाबर भी बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। वह भी पूरे भारत को विजित करना चाहता था। प्रारंभ में राणा सांगा को ऐसे लगा कि बाबर भी अपने पूर्वजों की तरह लूटमार करके लौट जाएगा, पर जब बाबर ने भारत में रहने का निश्चय किया तो दोनों की महत्वाकांक्षाएं टकराई और युद्ध अवश्यंभावी हो गया। मेवाड़ राज्य के प्रमुख पुरोहित की डायरी से मेवाड़ के संक्षिप्त इतिहास के अनुसार बाबर ने काबुल से राणा को कहलवाया था कि वह इब्राहिम लोदी को परास्त करने में उसकी सहायता करें। उसने यह आश्वासन भी दिया कि विजय होने के हालात में दिल्ली बाबर के राज्य में रहेगा और आगरा तक राणा की सीमा रहेगी। इस संबंध में बातचीत सिलहदी तंवर के द्वारा हुई और राणा ने भी इस प्रस्ताव की स्वीकृति भेजी थी। इस प्रकार के पत्र व्यवहार का ब्यौरा पांडुलिपि में उद्धृत है। पर जब राणा के सामंतों को पता चला कि वह एक विदेशी की सहायता कर रहा है तो उन्होंने उसे ऐसे करने से रोका, यह कहते हुए कि सांप को दूध पिलाने से क्या लाभ। राणा ने अपनी सामंतों की बात को भला कैसे टाल सकता था, इसलिए राणा ने बाबर की बात को स्वीकार नहीं किया। सांगा ने अपनी शक्ति को संगठित करना आरंभ कर दिया। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसने चित्तौड़ से प्रस्थान किया और बयाना दुर्ग की तरफ बढ़ा और उसे जीत लिया। बयाना का युद्ध जो है वो 16 फरवरी 1527 को हुआ था। मेवाड़ राज्य के प्रमुख पुरोहित की डायरी मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास के अनुसार जब बाबर ने दिल्ली और आगरा जीत लिया तो वह 5 दिन आगरा में ठहरा। उसके बाद बाबर ने फतेहपुर सीकरी पर अधिकार पर पड़ाव डाला। बयाना पर अधिकार करने हेतु बाबर ने पहले दोस्त इशक आका को भेजा, लेकिन वह असफल रहा। तब बाबर ने अपनी बहनोई मेहंदी ख्वाजा को भेजा। ख्वाजा ने बयाना जो था वो जीत लिया। राणा सांगा ने मारवाड़ के शासक राव गंगा के पुत्र मालदेव, चंदेरी के मेदिनी राय, मेड़ता के रायमल राठौड़, सिरोही के अखिराज दूदा, डूंगरपुर के रावल उदय सिंह, सलमपुर के रावत रतन सिंह, सादड़ी के झाला अज्जा, गोगुंदा के झाला सज्जा आदि को एकत्रित किया। राणा सांगा ने अपनी सेना को संगठित किया और एक विशाल सेना लेकर मुगलों से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। इसी समय उत्तर प्रदेश के चंदावड़ क्षेत्र से चंद्रभान और माणिकचंद चौहान भी ससैन्य राणा से आ मिले। राणा सांगा पहले बयाना की ओर बढ़ा। मेहंदी ख्वाजा ने राणा का मार्ग रोकने के लिए अपने सैनिक दस्ते भेजे तथा हसन खां मेवाती को भी अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया, लेकिन हसन खां मेवाती इससे सर्वथा अप्रभावित होकर ससैन्य राणा सांगा से जा मिला। बाबर ने दुर्ग में घिरी हुई मुगल सेना की सहायता सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में एक सेना भेजी, लेकिन राजपूतों ने उससे परास्त कर खदेड़ दिया। 16 फरवरी 1527 को भरतपुर राज्य में बयाना नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। राणा सांगा ने बाबर की भेजी हुई सेना को भी परास्त कर दिया और पराजय का समाचार सुनकर मुगलों के छक्के छूट गए। राणा सांगा ने मुगलों को भारी क्षति पहुंचाई थी। तो इस प्रकार बयाना के युद्ध में मुसलमान सेना को पीछे हटना पड़ा, वो पराजित होकर वापस लौट गई। उसके पश्चात खानवा का युद्ध हुआ।
खानवा के युद्ध के कारण जो थे वह यही थे कि एक तो राणा सांगा ने बाबर जैसे महत्वाकांक्षी शासक, दोनों की महत्वाकांक्षाएं टकरा रही थी। महत्वाकांक्षाओं का संघर्ष अगर हम इसके वास्तविक कारणों में माने तो ये पहला है, क्योंकि सांगा का विचार था कि बाबर तैमूर की भांति लौट जाएगा, किंतु पानीपत के बाद जब बाबर ने यहाँ पर रहने का विचार किया तो दोनों की महत्वाकांक्षाएं टकराई। दूसरा, बाबर ने राणा सांगा पर संधि भंग करने का आरोप लगाया है, जो हम अत्यधिक रूप से मिथ्या ही पाते हैं, क्योंकि राणा सांगा ने ऐसा कुछ नहीं किया था। तीसरा कारण यह था कि बाबर और राणा सांगा का धर्म अलग अलग था, क्योंकि बाबर ने इस युद्ध को धर्म युद्ध की भी संज्ञा दी थी, तो धार्मिक कट्टरता जो बाबर की थी वो भी एक युद्ध का कारण माना जाता है। एक कारण यह था कि जो राणा सांगा थे उन्होंने अफगानों को शरण दी थी, आश्रय दिया था। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी राणा सांगा की शरण में आया था, और सुल्तान जो था दिल्ली का सुल्तान, वो चाहता था कि सांगा उसे सौंप दे, बट राणा सांगा ने ऐसा नहीं किया। यह भी एक युद्ध का कारण था। तो इस प्रकार प्रमुख जो कारण था वो महत्वाकांक्षाएं थी, बाकी के सारे कारण जो थे वो सहायक कारण बने थे। युद्ध की घटनाएं जो थी ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था भारतीय इतिहास में भी। मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर की सेनाएं खानवा के मैदान में आमने सामने आ डटी। यद्यपि फारसी इतिहासकारों तथा स्वयं बाबर ने राणा सांगा के सैनिकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताई है, फिर भी इसमें संदेह नहीं कि बाबर की तुलना में सांगा की सेना बड़ी थी। परंतु बाबर के पास एशिया का सर्वश्रेष्ठ तोपखाना था, जबकि सांगा के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। बाबर ने अपनी सेना की व्यवस्था पानीपत के आधार पर ही की, जबकि सांगा ने प्रचलित राजपूती ढंग से सेना को व्यवस्थित किया। कर्नल टोड के अनुसार युद्ध से पूर्व बाबर ने राणा सांगा से संधि करने का प्रयास किया था तथा रायसेन के शासक सलहदी तंवर ने इस संधि के लिए मध्यस्थता की थी। यद्यपि सभी मुगल अफगान लेखक इस संधि प्रस्ताव का उल्लेख नहीं करते, चूंकि यह तथ्य मुगल पक्ष की दुर्बलता का प्रमाण है, अतः संभव है कि फारसी वृत्तांतकारों ने इस संबंध में मौन रहना ही उचित समझा हो। बाबर की तत्कालीन कमजोर स्थिति तथा राणा सांगा की विशाल सैन्य शक्ति को देखते हुए इस प्रकार के प्रस्ताव की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। 17 मार्च 1527 को प्रातः 9 बजे लगभग रणभेरी बज उठी। राणा ने अपने सेना के बाईं सैनिक दल को मुगल सेना के दाहिने दल पर धावा बोलने के आदेश दिए। यह आक्रमण इतना तीव्र था कि मुगल सेना इस प्रारंभिक आक्रमण को सहन नहीं कर सकी और बाबर को अपने दाहिनी दल की सहायता तुरंत चिन तैमूर सुल्तान को ससैन्य उधर भेजना पड़ा। इसी समय मुस्तफा रूमी की तोपों की मार से राजपूतों में भगदड़ मच गई। इस अवसर पर मुगल सेना ने भी तत्परता दिखाई तथा शत्रु दल को बिखेरने में तोपखाने और अश्वारोही दल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आग उगलती हुई और भीषण गर्जना करती मुगल तोपों ने राजपूतों में आतंक उत्पन्न कर दिया। इसी समय राजपूतों की सहायता बिक्कू सेना आई और मुगल सेना के दाहिने भाग पर दबाव डाला, लेकिन बाबर ने अपनी सेना के मध्य भाग को दाहिने भाग की सहायता के लिए भेजा, जिससे कि राजपूतों के आक्रमण को विफल कर डाला। अब सांगा ने मुगल सेना के बाएं भाग पर ध्यान दिया, किंतु मुगलों ने राजपूतों के प्रत्येक आक्रमण को विफल कर दिया। इसी समय बाबर ने अपनी तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया। रुस्तम खान तुर्क नाम तथा मुनीब अख्ता ने अपनी सैनिक टुकड़ियों के साथ चक्कर काटते हुए राजपूती सेना के पार्श्व पर आक्रमण कर दिया। धीरे धीरे राजपूतों के कई शूरवीर सेनानायक चंद्रभान, भोपत राम, माणिक चंद्र, दलपत आदि धराशायी हो गए। हसन खां मेवाती भी गोली का शिकार हुआ। राजपूतों की भारी क्षति से बाबर का हौसला बढ़ गया। उसने अपने सभी सुरक्षित सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया। इस आक्रमण का सामना करते हुए रावत जग्गा, राव बाग, करमचंद आदि कई सरदार मारे गए। ऐसी गंभीर स्थिति में राणा ने स्वयं को युद्ध में झोंक दिया, परंतु दुर्भाग्य से अचानक राणा के सिर में तीर लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। अतः राणा के विश्वस्त सहयोगियों ने तत्काल राणा को युद्ध स्थल से बाहर निकाल दिया, जिसमें अजमेर के पृथ्वीराज, राव मालदेव और सिरोही के अखेराज प्रमुख थे, जिन्होंने राणा को बसवा ले गए। युद्ध में उपस्थित राजपूतों ने अंतिम दम तक लड़ने का निश्चय किया। राजपूत सैनिकों को राणा के घायल होने तथा युद्ध स्थल के चले जाने की बात मालूम न हो और उनका मनोबल बना रहे, इसलिए हलहद के शासक झाला राज सिंह के पुत्र झाला अज्जा को राणा सांगा का राज चिन्ह धारण करवाया और उसे हाथी पर बैठा दिया। कुछ समय तक झाला अज्जा के नेतृत्व में युद्ध चला, लेकिन शीघ्र ही युद्ध स्थल में राणा की अनुपस्थिति की बात फैल गई, जिससे कि राजपूतों का मनोबल और भी टूट गया, उनमें खलबली मच गई। इसी समय मुगल सेना ने राजपूतों को चारों ओर से घेर कर भीषण दावा बोल दिया। राजपूत वीरतापूर्वक लड़े
परंतु तोपों के गोलों के समक्ष उनके नहीं चली। अंत में विवश होकर वो युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। राजपूतों को भागते देख सलहदी और नागौर के खानजादा ने राजपूतों का पक्ष छोड़ दिया और बाबर के साथ जा मिले। उन्होंने बाबर को राणा की घायलावस्था में युद्ध से बाहर ले जाने की सूचना दी। बाबर की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा और दोपहर तक युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में राणा के पक्ष में जो प्रमुख थे वो थे अफगान सुल्तान महमूद लोदी, मेव शासक हसन खां मेवाती, मारवाड़ के राव गांगा के पुत्र राव मालदेव, बीकानेर के राव जेसी के पुत्र कुंवर कल्याणमल, अजमेर के कछावा शासक पृथ्वीराज, ईडर का भारमल, मेड़ता का रायमल राठौड़, रायसीन का सलहदी तंवर, बागड़ का उदय सिंह, नागौर का खानजादा, सिरोही का अखेराज, डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, चंदेरी का मेदिनी राय, सलूम्बर का रावत रतन सिंह, वीरम सिंह मेड़तिया। इस प्रकार इस समय राणा के अंतर्गत 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 बड़े सरदार सम्मिलित थे, अर्थात संपूर्ण राजपूताना। और साथ ही साथ इस समय बाबर को विदेशी समझकर अफगान अन्य मुस्लिम शासक भी राणा सांगा के सहयोगी बन गए थे। राणा की पराजय के क्या कारण थे, इस बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। इस युद्ध में जीतने के लिए बाबर ने को अपनी पूर्ण शक्ति लगानी पड़ी थी। कहते युद्ध से पूर्व एक ज्योतिषी थे मोहम्मद शरीफ, उन्होंने ये प्रचार करना आरंभ कर दिया था कि बाबर के ग्रह उसके अनुकूल नहीं है, इसलिए बाबर हारेगा। तो इस युद्ध से पूर्व बाबर ने न शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की। उसने सोने चांदी की सुराहियाँ और प्याले तथा अन्य इससे संबंधित उपकरण तुड़वा दिए थे और गरीबों में बांट दिए थे। मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर तगमा को भी भविष्य में न लेने की घोषणा की थी। उसने राणा के विरुद्ध युद्ध को जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा दे दी थी। इस प्रकार बाबर जो था उसने इस युद्ध से पूर्व अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। और कहते हैं युद्ध क्षेत्र में भी एक बार वो उसके सैनिक जब हताश हुए थे तो उसने एक भाषण देकर अपने सैनिकों में जीवन मरण की घटनाओं संबंधी भाषण दिया और उनमें उत्साह का संचार किया और जीवन के सदुपयोग करने की प्रेरणा दी। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और इस धर्म युद्ध को जीतने के बाद गाजी अर्थात जिसने विधर्मियों को मारा हो। सांगा की पराजय के कारण प्रमुख रूप से यही थे कि बाबर के पास तोपखाना था और राणा सांगा के पास नहीं था। बाबर के पास इस समय जो तोपखाना था उसमें मुस्तफ़ा अली और मुस्तफ़ा रूमी जो थे उन्होंने इस तरह से तुलगुमा युद्ध पद्धति का संचालन किया था कि जिसे राजपूत समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि तोपों के गोलों आग के गोलों के सामने उनके तीर कमान काम नहीं कर रहे थे। बाबर ने तुलगुमा युद्ध पद्धति और रण कौशल जो दिखाया था वो राणा सांगा की रण कौशल और युद्ध पद्धति से श्रेष्ठ था। राजपूत सेना एक नेता के अधीन नहीं थी बल्कि वो अपने अपने सरदारों के निर्देश मानती थी, न कि एक राजा के, तो ये उसकी कमी थी। इसके अलावा रायसीन के सलहदी तंवर और नागौर के खानजादा युद्ध के दौरान अंतिम रूप में बाबर से मिल गए थे, पर इस पे इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ के अनुसार इससे युद्ध पर प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि युद्ध की पराजय की स्थिति में वो मिले थे। कुछ के अनुसार इसने युद्ध पे बहुत प्रभाव डाला। राजपूत पक्ष के इतिहासकार टोड और वीर विनोद के अनुसार राणा की पराजय का कारण सलहदी तंवर का शत्रुओं से मिलना था, लेकिन यह भी सत्य है कि तीर गोली का जवाब नहीं दे सकते थे। एल्फिस्टर ने लिखा है कि यदि राणा मुसलमानों की पहली घबराहट पर आगे बढ़ जाता तो उसकी विजय निश्चित थी। डॉक्टर ओझा के अनुसार इस पराजय का मुख्य कारण महाराणा सांगा का प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके युद्ध की तैयारी में बाबर को जो समय देना था वो गलत था। यदि वह बयाना की पहली लड़ाई के बाद ही आक्रमण कर देता तो उसकी विजय निश्चित थी। खानवा के युद्ध का महत्व भी अत्यधिक है। इसने राज सत्ता राजपूतों के हाथों से निकालकर मुगलों के हाथ में आ गई। लगभग 200 वर्ष से अधिक समय तक उन्हीं के पास बनी रही। यहाँ से उत्तरी भारत का राजनीतिक संबंध मध्य एशियाई देशों से पुनः स्थापित हो गया। युद्ध शैली में भी एक नए सामंजस्य का मार्ग खुल गया। इसके पश्चात जब सांगा पराजित हो गए तो उन्हें युद्ध क्षेत्र से मूर्छित अवस्था में बसवा लाया गया। जो ही उन्हें होश आया वह पुनः युद्ध स्थल पर जाने के लिए तैयार हो गए। उसने फिर से चारों ओर से सामंतों को रणस्थल पर उपस्थित होने के लिए पत्र लिखे और स्वयं इरिच के मैदान में बाबर से टक्कर लेने के लिए आ डटा। जब उसके साथियों ने देखा कि इस बार पराजय से मेवाड़ का सर्वनाश होगा तो उन्होंने मिलकर उसे विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हो गई। उनका शव कालपी से मांडलगढ़ ले जाया गया, जहाँ उनका समाधि स्थल आज भी उस महान योद्धा का स्मरण दिलाता है। सांगा का व्यक्तित्व भी बहुत महत्वपूर्ण था। सांगा अंतिम हिंदू राजा था जिसके सेनापतित्व में
सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए एकत्रित हो गई थी। सांगा ने अपने देश के गौरव की रक्षा में एक आंख, एक हाथ, एक टांग गंवा दी थी। इसके अतिरिक्त उसके शरीर के भिन्न भिन्न भागों पर 80 तलवार के घाव लगे हुए थे। बाबर लिखता है कि उसका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। उसके साथ 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार रहा करते थे। सांगा के उत्तराधिकारी भी यदि उसी की तरह योग्य होते तो मुगलों का राज्य भारतवर्ष में जमने नहीं पाता। इतिहास में महाराणा सांगा का नाम अंतिम हिंदू महान सम्राट, भारतीय सम्राट के रूप में अमर है। कर्नल टोर ने राणा सांगा को सिपाही का अंश कहा है। सांगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ की स्थिति शोचनीय हो चुकी थी, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी वैसे योग्य नहीं थे जैसे कि राणा सांगा थे।